नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी आपको बता ही रहा था मैं कि हम जो अपने इस प्लेटफॉर्म पे नौकरी मंच पे यूपी पुलिस का बैच शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। जिसमें हमारे जो साथी हैं मैथ्स के टीचर मिस्टर जागेश कुमार कुंडली, इनकी काफ़ी योग्यता रही है मैथ्स में, और मैथ्स में इन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। मैथ्स में इन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम जो होता है उसमें से 50 नंबर भी ला रखे हैं। मेंस में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रखा है, 190 195 इतने मार्क्स ही लाते हैं। ठीक है। जो रो मार्क्स होते हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो 200 में से 250 तक गए हैं इनके। ठीक है। तो काफ़ी आपको एक्सपीरियंस इनका मिल सकता है। और यूपी पुलिस तो मैं मान लो कि सीजीएल की जो परीक्षा में मैथ्स पूछा जाता है उससे बहुत कम होता है, 2M दर्जे का होता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जिस तरह से सिलेबस था, जैसा आपको बताया गया था, तो ये सिलेबस के बारे में तो मैथ्स की ये चर्चा करेंगे भाई साहब हमारे। ठीक है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जो सिलेबस था उसमें उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है जिसका 25% परीक्षा में मार्जिन है, 25% क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे। तो उसकी जो 25% की तैयारी है वो यही कराएंगे सर। और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है। अगली जो क्लास होगी इनकी वो क्वेश्चन पे होगी। इससे पहले आपको सिलेबस समझाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है। कि सिलेबस किस तरह से आता है, यूपी पुलिस का पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से नहीं आता है। तो ये सर जो है अपने बताएंगे आप सबको। ठीक है। कुछ बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो उनको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि डाउट जो बच्चे होते हैं वो डाउट भी पूछते रहते हैं, तो हम आपको वो डाउट भी क्लियर करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है। तो ऑफलाइन में जो सामने बच्चे बैठे रहते हैं उनके साथ साथ आपको ऑनलाइन परीक्षा मुफ्त में मिलेगी देखने के लिए। और जो मैथ्स में आप आउट ऑफ 100% नंबर ला सकते हैं। कुछ नहीं बचेगा इनसे, कॉन्सेप्ट भी इनसे नहीं बचेगा, ट्रिक इनसे नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। तो आपको अभी ये सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको एक टॉपिक के साथ, या नेक्स्ट वीडियो में ये हो सकता है कि आपको अभी कुछ बताया जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको। जैसे मान लो संख्या पद्धति पढ़ाना है आपको, तो संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके साथ 25 से 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, या फिर और ऐसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आप उस पर, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है। तो मैथ्स का ये पूरा पोर्शन देखेंगे। हिंदी का जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया मैं देखूंगा। रीजनिंग भी अगर लोड कम पड़ा सर के पास, क्योंकि सर की परीक्षाएं रहती हैं, और लोड कम पड़ा तो रीजनिंग भी सर ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो अच्छा मैथ्स पढ़ा सकता है वो अच्छा रीजनिंग भी पढ़ा सकता है। ठीक है भैया। अभी जो आपके लिए हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, आपको सिलेबस बताएंगे पूरी तरह से, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ आते हैं, किन किन का मार्जिन ज़्यादा रहता है। आपको पता ही है अर्थमेटिक का मार्जिन ज़्यादा रहता ही है, तो सर बताएंगे आपको पढ़ाने को आपको। और जो क्लासेज आएंगी इनकी एडवांस की भी आएंगी जो और परीक्षाएं देते हैं उनके लिए, लेकिन अभी यूपी पुलिस के लिए यही चल रहा है। तो यूपी पुलिस के लिए आपको कंटिन्यूअस उसी सिलेबस के अनुसार आपकी क्वेश्चन और आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। ठीक है। धन्यवाद। अब धन्यवाद। आगे जो आगे के जो सर देखेंगे। थैंक यू सर। हाँ तो बच्चों कैसे हो आप लोग। देखो भाई बच्चों ऐसा है, ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए मैंने थोड़ा कैप वैप लगा रखा है, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। बाकी आ, आपका यूपी कांस्टेबल का जो बैच है वो शुरू हो गया है, हमने शुरू कर दिया है, और सब टीचर्स ने अपनी अपनी लगाम थाम ली है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, आप मेरे से वाकिफ़ है, पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है। तो क्या है देख लेते हैं सबसे पहले कि मैथ्स तो पढ़ाएंगे हम, ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन देखते हैं यूपीपी का जो पेपर होगा जब भी होगा उसमें सिलेबस क्या होता है मैथ्स का। ठीक है। सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं पहले। तो देखेंगे, ये रहा जी आपका मैथ्स का सिलेबस। ठीक। मैथ्स का सिलेबस, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस यानी कि दशमलव और भिन्न, एचसीएफ एंड एलसीएम महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी कि छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क, टाइम और वर्क यानी कि हाँ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस समय और टाइम और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स ये पूरा टेबल वाला है, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, और अरिथमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस यानी कि अंक गणितीय संगणना
विश्लेषणात्मक। ठीक, ये रहा आपका पूरा सिलेबस। ये जो सिलेबस है, ये जो पुरानी या पिछली परीक्षाएं हुई हैं कांस्टेबल की, ये उसके हिसाब से अरेंज किया गया है। ठीक है, आगे आने वाले समय में जो आयोग क्या सिलेबस देने वाला है, क्या इसमें एडिशन करने वाला है, क्या इसमें से घटाने वाला है, वो समय के हिसाब से, समय की ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। बट फिलहाल ये कोर सिलेबस है, ये नहीं बदलना है यूपीपी के लिए जो भी आएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। सिलेबस तो ये है, इसमें वेटेज किस किस का कितना कितना होता है। जैसे कि सबसे पहला जो चैप्टर है, पहले नंबर पे जो नंबर सिस्टम है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है और मैथ्स का आधार भी यही है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का ही रहता है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक क्वेश्चन आ सकता है सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे वैसे है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनका वेटेज कम या ज़्यादा होता रहता है। रेशो एंड प्रोपोर्शन फिक्स रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन। परसेंटेज थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है, 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और वेटेज इसलिए ज़्यादा भी होता है इसका क्योंकि परसेंटेज क्या है, बाकी के चैप्टर्स में भी लगता है, ये एक हेल्पिंग हैंड के जैसे काम करता है, असिस्ट करता है बाकी के चैप्टर को। ठीक है ना, तो इसलिए इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज़्यादा वेटेज इन दोनों का ही रहता है। आगे डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई कंसेप्ट हैं और चैप्टर भी है। ठीक है ना, थोड़ा कम होता है वेटेज डिस्काउंट का, लेकिन इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा होता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें इन दोनों के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज काफी अच्छा होता है, इनका ढंग से पढ़ना है इन दोनों चैप्टर्स को। आगे है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी एक अच्छा चैप्टर है, लेकिन इतना वेटेज नहीं होता जितना मैं इनको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। उनका थोड़ा ज्यादा होता है, पार्टनरशिप का थोड़ा कम होता है। एवरेज वेटेज ज्यादा नहीं होता, लेकिन कंपलसरी होता है कि भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है, एवरेज से, औसत से क्वेश्चन बनता ही बनता है। टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा वेटेज होता है, टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा वेटेज होता है दोनों से। दोनों टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और किसी भी एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको देखेंगे, पूरे बढ़िया तरीके से करेंगे इनको कवर। आगे है यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। ये आपका टेबल्स एंड ग्राफ्स, आजकल इस टाइप के सवालों की जो प्रवृत्ति है थोड़ी सी बढ़ गई है। ये सवाल थोड़े ज्यादा आने, पहले नहीं आते थे, किसी भी टाइप का एग्जाम हो ये नहीं आते थे, लेकिन अब ज्यादा आने लगे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, तो वेटेज की अगर बात करूं तो वेटेज मान सकते कि हाँ आता है। ठीक है ना, आता है, ज्यादा नहीं होता लेकिन आता है। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति कंपलसरी है, कितने सवाल आने हैं कितने सवाल नहीं आने हैं ये फिक्स नहीं होता है। तो वेटेज को भी मैं कहूंगा कि वेटेज भी फ्लक्चुएट करता है, बट कंपलसरी है, आता जरूर है क्वेश्चन। ठीक है ना। आगे अरिथमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, इसमें जो होते हैं ये आपके अदर्स भी हो जाते हैं, और जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले वो इसमें सारे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो रहा जी आपका सिलेबस। हालांकि मैंने हाईलाइट करके दिखाया कि इसका वेटेज ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, बट आपको तो सब कुछ पढ़ना है। ठीक है ना, आपको तो एग्जाम पास करना है। और दूसरी बात और ये है कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि इतना इतना पढ़ लिया, इनसे काम चल जाएगा, बस इतने में पासिंग होने लायक मार्क्स ले आऊँ, उससे काम नहीं चलता, नौकरी नहीं मिलती। बहुत लोग ऐसे हैं जो अगर 25 नंबर किसी सब्जेक्ट में आ रहे हैं, मैथ्स में आ रहे हैं, अगर 25 नंबर मतलब कि 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 25 में से 20 आ रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं होता है। आज का समय वो है कि पूरे में से पूरे नंबर लाने का दौर चल रहा है। तो जब सिलेबस आपको बता दिया, पढ़ाने वाला आपको ऐसे पढ़ाएगा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली, ऊपर से प्रैक्टिस हम इतनी करा देंगे वो भी फ्री, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो नौकरी चाहिए ना, तो आपको नौकरी चाहिए, हम आपको नौकरी दिलाकर रहेंगे। आप अपने वादे पे अड़िग रहना, हम अपने वादे पर अड़िग रहेंगे। ठीक है, आपको पढ़ाते रहेंगे, आप समय समय पर टाइम पे मैनेज करते रहना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम कि इसमें ये जो हमारा सीरीज चल रही है, इसमें मैं नेचर देख लेता हूँ, क्वेश्चन किस नेचर के आते हैं। शायद जो प्रीवियस ईयर है उन्हीं से ऐसा आइडिया लगता है कि हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस नेचर के होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पहला ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपने देखते ही नहीं मारा तो आपने सही से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, कोई भी बता देगा कि क्या है इसका आंसर, ये है। क्यों, मैंने कैसे मार दिया, क्या रट के आया था क्या मैं? नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 101 जो होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए। ये नंबर सिस्टम में मैंने एक वीडियो डाल रखा अपना 1.25 घंटे का है, आप अगर उसको जाकर देखोगे तो आपको दिमाग के तार खुल जाएंगे, आपको पता चलेगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ये चीज बाकी में समझ में आ जाएगी। बहुत लोगों को तो कंफ्यूजन होता है अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्याएं अभी तो खुल के मैं पूरा बता नहीं रहा, क्योंकि मैं बाकायदे दोबारा से आपको पढ़ाऊंगा, बट इतना बता रहा हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। एक स्टेटमेंट की लाइन है क्या, कि जिनके केवल
दो ही फैक्टर होते हैं उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, और जिनके दो से ज्यादा होते हैं उनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, वो कह रहा है भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि भाज्य है। तो भाज्य है तो ये जो 1001 है, इसके फैक्टर कितने बनते हैं? इसके बनते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इसके फैक्टर बनते हैं। अगर इसके फैक्टर बन गए तो इधर 3 फैक्टर हो गए। मैंने तो अभी बताया कि जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है उनके दो ही होते हैं, तो इसका मतलब कैसी होगी? अभाज्य होगी। अभाज्य होगी तो वहां पर नहीं लग रहा, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। तो आपको नेचर का पता चला कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ रखा तो इसमें आप समय लगा सकते हैं या इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कैसे कैसे और सवाल आते हैं। ये देखिए, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब ये सरलीकरण का आ गया, दूसरे नंबर का जो टॉपिक था ये सरलीकरण का है। अब ये देखने में बड़ा आसान लगता है सवाल, और जल्दबाजी में बहुत से बच्चे गलत कर जाते हैं, क्योंकि लोगों को करने की, बच्चों को करने की अप्रोच नहीं है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि अप्रोच क्या है। अब इसको भी देखो किया जा सकता है, कैसे करेंगे। ये 19/6 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 24/8, ये 4, और डिवाइड अभी ऐसी लगा दो 3। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो काटेंगे, इसका कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 24 माइनस के 2 और डिवाइड लगा देंगे यहाँ पे 3। अभी कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 2 से 2 माइनस कर देंगे, कितना होगा? 22/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये डिवाइड था ना, 4 दूनी 8, 2 22 और 6, सही है, हाँ सही है। तो डिवाइड में जाएगा ये 3, तो 3 से इसको काट लेंगे हम, 3 से इसको काट लेंगे, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, तो कितना बनेगा? 110। 110 है ना आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इतनी आसानी से इसका आंसर आ सकता है, बट गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेंगे, आगे और किस नेचर के सवाल आते हैं। ये देखिए आप, सवाल क्या है? समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब ये समीकरण है, समीकरण क्या है? सीधा मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने वही लिए हैं जो आए हुए हैं। अब देखो सोल्व करने का तरीका क्या है कि 2 अंकों के बाद यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है। आप गुणा भी, आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देख लो, एक पॉइंट के बाद यहाँ लग रहा है, एक पॉइंट के बाद पॉइंट यहाँ पे लग रहा है। अगर इनकी मल्टीप्लाई करते तो 2 अंकों के बाद आएगा। अब 2 अंकों के बाद किस किस में नहीं है? इसमें तो नहीं है, एक ये दोनों तो हो नहीं सकते, और क्या होगा? तो यानी कि इन दोनों में से है कुछ ना कुछ। अब इन दोनों में से क्या है? इधर तो लिखा हुआ है 1, इधर लिखा हुआ है 18। अगर 15 की 1 से करेंगे तो वो ऊपर ही जाएगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये तो रही ओरली करने की बात। अब गुणा करके देख लो, ठीक है ना, गुणा करके देख लो आप। बेसिक गुणा तो सभी जानते होंगे, 5, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 एकम 2 और 1 3, 1 से करेंगे 5, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 1। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 0, 6, 8 और 1। पॉइंट कहाँ पे लगाना था? पॉइंट कहाँ पे लगाना था? 1 के बाद 2 के बाद, क्योंकि 2 के बाद लगवा तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, देखो। ठीक है ना, ये शायद उसमें टाइपिंग में गलती हुई है थोड़ी, 0 2 यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, 18 आ गया वो, तो ये होगा। आगे देखते हैं और किस टाइप के सवाल आते हैं। ये देखिए आप, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये भी ऐसे ही है, इसमें भी आप रखो यहाँ पे 11/8 और गुणा 56/33। देखो कितना आसान सवाल है। 11 × 33 और 8 × 7 = 56, ये आ जाएगा 7/3। अगर इतना लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और काट लो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। 3 दूनी 6, 2 सही 1/3। ठीक है, कौन सा है? 2 सही 1/3, ये रहा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी सरलीकरण का सवाल था। और आगे देखते हैं किस किस टाइप के सवाल आते हैं। ये देखिए जरा, 52, 78, 156 का महत्तम समावर्तक निकालना है। अगर महत्तम समावर्तक निकालना तो आपको पता होना चाहिए कि महत्तम समावर्तक होता क्या है, यानी कि HCF। दो ही तो चीजें होती है, HCF और LCM। HCF और LCM। अब इनको कंसेप्चुअली करना है तो वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही समझ लेंगे, AX और BX। ये ऐसा मान लेते हैं कि AX और AY, AX और AY, ये इस तरीके से दो चीजें हम मानते हैं। ठीक, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं, फैक्टर कर लो। हमें एलसीएम चाहिए, इनकी जो कॉमन हो उसमें कर लेंगे। 52 लिखा हुआ ना, तो 52 के टुकड़े कर लो, बताऊंगा आपको। ये टुकड़े हो गए। 78 के टुकड़े कर लो, क्या होते हैं? 78 के टुकड़े कर लो, ऐसे तो करने आते ही होंगे आपको। हाँ ठीक है ना, सॉरी। ठीक है, ये हो गए, तो लिख लेंगे इनके बेसिक टुकड़े को।
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और क्या बचा 156, इसके भी कर लेंगे, इसके भी कर लेंगे। ये वैसे आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्टली लिखते कैसे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं करके बता रहा हूँ। तीन से काट लेंगे अब, ठीक है, ये इनके टुकड़े हो गए, इनको भी लिख देंगे, इनको भी लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, तीन ही नंबर थे, हमें एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या होता है? ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनमें कॉमन हो। अब जरा कॉमन देख लो इनमें क्या है, अगर कॉमन की बात करेंगे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एचसीएफ लिखता हूँ, देखो जरा कॉमन क्या है। अच्छा पहले दो को देखते हैं, दो क्या कॉमन है? हाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक दो तो कॉमन हो गया। अच्छा दूसरे वाले दो की बात करें तो दो यहाँ तो है, यहाँ तो है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा और कुछ है? 13 की बात कर लेंगे, 13 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब 13 और है। अच्छा 3 है क्या? 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं है, सभी में कॉमन होना चाहिए। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा एचसीएफ हमारा? 26। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 26। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी रहा। अच्छा ये दोबारा से आ गया, नहीं नहीं, ये एलसीएम पूछ रहा, वो एचसीएफ पूछ रहा था, नंबर्स वही है, वो एचसीएफ पूछ रहा था, ये एलसीएम पूछ रहा। अब देखो एलसीएम क्या होता है, दोबारा से मैंने फैक्टर तो कर लिए थे, आप दोबारा से फैक्टर को ऐसे ही लिख सकते हैं। 52 कितना था? 2 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 13। अब 78 के लिख लेंगे, 2 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है अभी किए थे। और 156 के भी कर लेंगे, इसके कितने थे? ये थे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 ये। अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या आता है, ये तो जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा आप पूरी तरीके से समझ ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन का नेचर यानी कि क्वेश्चन की प्रकृति, क्वेश्चन पूछ कैसा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है हमारा, जो हमारा एचसीएफ आया था उसको तो हम लिखते हैं, और जो बाकी के फैक्टर आ गए तो उनको भी लिख देते हैं। यानी कि एचसीएफ निकालो, यहाँ से कितना आया था हमारा? 26 एचसीएफ आया था, जिसमें से क्या गायब हो गए थे? ये गायब हो गए थे, ये तो कॉमन आ गए थे हमारे, ये तो कॉमन आ गए थे। अब बाकी के जो टुकड़े बचे उनको और लिख लो, ये हमारा एलसीएम आ जाता है काफ़ी आसान तरीके से। तो क्या बचा? 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा और 3 बचा, तो लिख लो सबको। 3 3 9 चौक 36, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 6 चंग 36, लास्ट में 6, इसी के ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक आगे देखते हैं, आगे देखो जरा। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 है। यदि किसी महीने में परिवार की आय इतनी थी तब बचत रुपए में होगी। अब बताओ ये कौन से टॉपिक का है? ये अनुपात समानुपात जो आपको टॉपिक बताया था, मैंने बताया एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आएगा, आ जाता है एक टॉपिक, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो वैसे ही 25 क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स तो आ ही नहीं सकते, जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखो, इसको कैसे करेंगे हम? इसको करेंगे, श्रीमती सिंह के परिवार की जो मासिक बचत और व्यय का अनुपात है वो दे रखा है, यानी कि आय जो होती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, जो आय होती है वो क्या होती है? आय बराबर होती है व्यय और प्लस बचत, आय बराबर होती है व्यय प्लस बचत, ठीक है। अगर आय बराबर व्यय प्लस बचत होती है तो व्यय दे रखी है हमारी 8 और बचत दे रखी है 3, तो टोटल आय इनको जोड़कर बनती है 11, ये होगी। अब वो क्या कह रहा है? किसी महीने में परिवार की आय इतनी है, इतनी है परिवार की आय, कितनी हो रही है? 27,500, 27,500 ये है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कोई चीज कितने गुने हो रही है, बाकी सारी चीजों को हम वैसे ही कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई उसी से कर देते हैं। देखो यहां से कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है? ये 2500 गुना हो रहा है। जिसका भी आपको निकालना उसको उतना ही गुना कर दो, ठीक है ना। अगर व्यय आपको चाहिए इसका 2500 गुना कर दो, ठीक। और अगर आपको ये बचत चाहिए इसका भी 2500 गुना कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये डबल जीरो लगाएंगे, 25 अट्ठे 200, ये 20,000 हो गया, और उसका लगाएंगे 25 या 75, ये इतनी होगी, ठीक। तो आप किसी भी चीज़ का आंसर निकाल सकते हैं ऐसे। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ये देखिए 8वां क्वेश्चन है आपके लिए। यदि किसी खिलौने को बेचने के दौरान कितनी हानि है? 13% हानि और 11% लाभ के बीच अंतर 108 रुपये है। यदि 12% का लाभ अर्जित किया जाता है तब खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कौन से टॉपिक का है? ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का है और काफ़ी आसान और बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी माना जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक।
कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, फिलहाल तो इस सवाल को करेंगे हम। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि और 11% लाभ के बीच अंतर कितना है, इतना है। यानी कि 13% की तो हानि है, तो हानि को हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं, और 11% का लाभ है, ये पॉजिटिव है, 11% का लाभ है। इनके बीच अंतर हमसे दे रखा है कितना, 108। अंतर का मतलब कितना होता है कि कोई चीज यहाँ पे 0 पे होगी तो प्लस वाली इधर जाके 11 बनी होगी, और माइनस वाली इधर आके माइनस के 13 बनी होगी। तो इनका गैप अगर निकालोगे तो जोड़ के निकाल लोगे, तो कितना हो जाएगा गैप, ये हो जाएगा 24। यानी कि 24% बराबर हो जाएगा हमारा 108। ठीक है, अब काट लो इन्हें, किससे कटेगा ये, किससे काटेगा, 4 से काट लो पहले, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 4 छंग 24, और जी काटो 2 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा। यानी कि यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, या 1% की भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि 2% जो है, 2% की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 9 रुपये होगी। हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा जब उसे 12% का लाभ कमाना हो। अगर 12% का लाभ कमाना हो तो इसे 112 होना पड़ेगा ना, तो 112 होने के लिए इसे कितना करना पड़ेगा, 56 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर भी 56 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये बन गया 112%, और ये हो गया 9 छंग 54, और 9 पंजे 45, 45 और 5 कितने हो गए, 50। तो ये 504 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितनी आसानी तरीके से हमारा सवाल का आंसर आ गया है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, देखेंगे। यदि किसी संख्या का 45% से 135 है तो संख्या है, ये भी आसान है, किसका है, परसेंटेज का है, प्रतिशतता का सवाल है। ठीक है, काफी आसान है। कोई संख्या है, संख्या मान लो कोई संख्या, उसका 45%, परसेंट की जगह हम 1/100 रख देते हैं, बराबर कितना है, 135 है। वो संख्या बतानी, 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 का 9, 9 पंजे 45, 5 तिया 15, और 3 इधर, ये डबल जीरो इधर चले जाएंगे तो ये जाएगा 300। यानी कि वो संख्या क्या थी, 300, 300 थी वो संख्या। ये रहा हमारा आंसर, कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल। हाँ, यदि कप के किसी सेट को जब 270 रुपये में बेचा जाता है तब 20% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए इस सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्वेश्चन आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसलिए मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज भी ज़्यादा रहता है किसी भी एग्जाम में। देखो करेंगे इसको, सवाल को क्या है, 200 जब 720 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 720 रुपये जो है वो 80% के बराबर है। ठीक है, 80% के बराबर हो गए। वो कह रहा है 5% का लाभ कमाने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। लो जी, 5% का लाभ कमाना है तो उसे 105 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि 100% तो सीपी होता है। अब यहाँ से काट लेंगे जो भी कटेगा, 8 नम 72 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पंजे 45 और 9 का 9, यानी कि 945 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये 10 सवाल, ये 10 बेहतरीन सवाल ये आपके लिए लेके आया था। मैं थोड़ा सा सिलेबस से जानकर आपको करा दूं और बता दूं कि पिछले सालों में जो कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उनमें किस टाइप के, किस नेचर के सवाल आए हैं। ठीक है ना, तो यूं ही जुड़े रहिए। अब डेली वीडियो, डेली एक चैप्टर की या वीडियो आएगी आपके पास, और हम आपके साथ तैयार हैं। ठीक है ना, तो वेट करिए कल का, और कल एक वीडियो और आएगी, और ऐसे ही चलते रहेंगे। आप हमें फीडबैक भी देते रहेंगे कि आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, बताएंगे सारी। चलिए फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।